नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोज। तो रोज के लेखक हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो पहले लेखक परिचय जानेंगे। जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को, निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास करतारपुर पंजाब, यानी कि ये जहाँ पे रह रहे थे उस जगह का नाम था करतारपुर पंजाब। माता वयंती देवी एवं और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर ही थी, यानी कि पहला जब पढ़ाई स्टार्ट किए तो लखनऊ में ही पढ़ी। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, BSc 1929 फॉर्मन कॉलेज लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान। MA अंग्रेजी पूर्वाध लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। भाषा ज्ञान संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि अज्ञे जी को संस्कृत भी पता था, अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल और अनेक भाषा, बहुत सारा भाषा जानते थे। व्यक्तित्व एवं स्वभाव सुंदर लंबा गठीला शरीर, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव, इसको अकेलापन बहुत पसंद था। गंभीर एवं चिंतनशील मितभाषी और गंभीर व्यक्ति थे और बोलते थे मीठा। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ कश्मीर लाहौर पटना मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन से ही मिला। अभिरुचि बागवानी पर्यटन अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता। फोटोग्राफी हस्तकला शिल्प आदि में प्रवीणता। यूरोप एशिया अमेरिका सहित कई देशों में साहित्य यात्राएं। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित। पत्रकारिता सैनिक आगरा में विशाल भारत, कोलकाता में प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट्स वॉक, एवरी मेंस अंग्रेजी में संपादन। कीर्तियां तो 10 वर्षों की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। तो अज्ञे जी ने 10 वर्षों की उम्र में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन के खेल के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। तो बचपन में ये खेलने के लिए एक नाटक लिखे जिसका नाम था इंद्र सभा। घर में एक हस्तलिखित पत्र का आनंद बंधु निकालते थे। 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन। विपत्तिका जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि कहानी संकलन, ये सब इसका कहानी था। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, यानी कि शेखर एक जीवनी 2 बार लिखे। पहला पार्ट 1 लिखे 1941 में और पार्ट 2 लिखे 1944 ईस्वी में। नदी के द्वीप 1952 ईस्वी में लिखे। अपने अपने अजनबी 1961 में। सभी उपन्यास, ये सारे इसके उपन्यास थे। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में। उत्तर प्रियदर्शी इसका नाटक है। भगनदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि कविता संकलन।
अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में, एक बूंद सहसा उछली 1961 में, यात्रा साहित्य त्रिशंकु आत्मपदेन आलवाल अदतन भवंती अंतरा शाश्वती सवत्तर आदि सभी निबंध। ये सारा इसका निबंध। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1978 में, पुष्करिणी रूपाम्बरा नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ। शरद चंद्र के श्रीकांत, जयनेत्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गौरा का हिंदी अनुवाद। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर गौरा लिखे थे, जो उसका हिंदी अनुवाद किए अज्ञे जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनका अवदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की, जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विस्तार दिया। उसमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञे का जीवन और साहित्य, जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। ये आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक, कलाकार हो जिसकी अज्ञे की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकान्वित संगठन हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञे की भूमिका निर्णायक रही। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए, अंतर्गुफित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञे अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जयनेत्र कुमार और अज्ञे को दिया जाता है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक, वैचारिक संगतता और कलात्मकता भी अज्ञे ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञे ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञे के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अज्ञे के द्वारा ग्रेगिन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। यानी कि आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो लिया गया है किससे? ग्रेगिन शीर्षक से लिया गया है। तो कब लिखा गया है इसको? 1934 ईस्वी में लिखा गया है। बाद में उसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद्र के बाद की एक श्रेष्ठ हिंदी कहानी में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के
काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ापन पुत्र हमेशा सोता रहता या रोता रहता है। तो इसमें मालती का पति डॉक्टर है, वो चले जाता है काम पे, जिसके कारण मालती को पूरा दिन अकेला रहना पड़ता है। और उसका एक बेटा है जो या तो सोता है या तो रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उनका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वो अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही हो। प्रसंगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजनक रूप में पैदा होते हैं। तो चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अप्रदृश्य किंतु फिर भी ओझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। तो मालती जब देखती है कि उसके आंगन में कौन आए हुए थे, लेखक गए हुए थे उसके कन, तो उसको देख के मालती थोड़ा सा मुस्कुराती है। उसके बाद फिर जैसे पहले रहती है उसी तरह हो जाती है। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उनके पीछे हो गया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, ये यहाँ नहीं है? तो लेखक पूछते हैं मालती से कि ये यहाँ नहीं है, उसके पति के बारे में पूछते हैं। अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो उसके पति कब आते हैं? 1:30-2 बजे आते हैं। तो वो बोलती है उससे कि 1:30-2 बजे आते हैं, कब के गए हुए हैं? तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। तो लेखक को लगा आते ही इतना सवाल जो पूछ रहे हैं ये ठीक नहीं है, बाद में पूछेंगे। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो लेखक मना कर देते कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप से तो आए हो यहाँ, तो यानी बोली कि इतना धूप से आए हो और जा करके चाहिए कैसे नहीं है हवा? तो मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? ये कैसी छाया सी इस पर घर में छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। यानी लेखक जो है मालती का भाई रहता है दूर का, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर समझ सख्य ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही है। यानी कि दोनों बचपन से ही साथ में रहे, खेले हैं, तो जाकर के दोनों का व्यवहार मित्र जैसा अधिक था। कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। तो मालती से मिलने वो 4 साल के बाद आए होते हैं। अब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था, तब वह
लड़की ही थी, अब वह विवाहित है। तो 4 साल पहले मालती का शादी नहीं हुआ था, तभी जब देखा था तो ये लड़की थी, यानी कि शादी तभी नहीं हुआ था। एक बच्चे की माँ भी है, अब उसका एक बच्चा भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर हुई है, और विशेषतया मालती पर। तो मालती जो है, जिस तरह पहले देखने में लगती थी, अब बिल्कुल उस तरह नहीं लग रही थी। काम का इसमें पूरे लग रहा था कि उसमें छाया, एक शाम की छाया मंडरा रही हो। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, यानी उसके तरफ घूम करके पूछता है, इसका क्या नाम है? तो मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है किया, वैसे टीटी कहते हैं। तो उसका नाम क्या रखा था? बच्चा का नाम प्यार से टीटी कहता था उसको। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपने माँ से चिपट गया। यानी लेखक को, यानी उसके भाई को, वो टीटी जो नहीं पहचानता था, तो पहली बार आया था तो वो नहीं पहचानता था, तो वो क्या किया, टीटी अपने माँ से चिपक गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, हूँ, यानी कि रोने लगता है। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो यूं मौन आकस्मिक ही था, यानी कि थोड़ा देर तक चुपचाप रहा, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। तो वो प्रतीक्षा में था कि मालती उससे कुछ पूछेगी और तब जा करके ये बोलेगा। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, यानी कि मालती उससे कोई बात ही नहीं करती है। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, यानी कि वो बचपन में उसके साथ खेलती थी, कैसे उसके साथ रहती थी, क्या विवाह शादी हो जाने के बाद सब कुछ भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वाह स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, यानी कि जैसे पहले रहता था शायद अब नहीं हो सकता। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। तो उधर जब एक बार लेखक देखते हैं तो उसको लगता है कि मालती देख रही है, जैसे वो देखता है तो मालती अपना नजर नीचे कर लेती है। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे वैसे बहुत देर से प्रयोग में लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से। यद्यपि वह सारा प्राय बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे, पर वह उतार ना पाए, यानी कि शादी जो गया था उसका, तो ऐसा लग रहा था कि उस पर बहुत सारा बोझ आ गया हो। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं।
जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। तब किवाड़ खटखटाने का आवाज आता है, उसके बाद मालती का पति आ जाते हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। तो फोटो देखा था लेखक तो पहचान लिया, परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उसकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। तो वह डॉक्टर थे तो उसको क्वार्टर मिला था, वहीं पे वो लोग रहते थे। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढेरे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए है। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहती है। यानी कि जब उसको फुर्सत भी मिल जाता है काम से, फिर भी वो सुस्त ही रहती है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? तो लेखक उसका भाई पूछता है कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, यानी कि वो अपना पति को खिला के तब खाती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना प्रारंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। तो उसको बोलता है कि आप लेट हो गया खाने में, तो इसीलिए बोलता है कि आप बेवक्त खा रहे, खाने का मजा क्या आएगा। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। तो लेखक बोलते हैं, देर से खाने पे तो खाना और भी अच्छा लगता है क्योंकि भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती ठोक कर बोली, ओ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं। यानी कि मालती रोज 3 बजे ही खाया करती थी, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो बच्चा उसका रोता पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। यानी कि बच्चा रो रहा था, टीटी रो रहा था। तो लेखक पूछते हैं, आखिर ये क्यों रो रहा है? तो मालती बोलती है, ये हमेशा रोते रहता है, हो गया है चिड़चिड़ा। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। तो महेश्वर को आज खाना खा के जल्दी अस्पताल जाना था, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, ग्रेगिन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो। यानी कि उसका पति खा के चला जाता है, ये जा करके मालती उसके पास बैठने लगती है। तो उसके बाद तब लेखक बोलते हैं, इतना लेट हो गया, अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। तो उतना देर क्या बोला लेखक कि हम तब तक टीटी के साथ खेलते, तुम जाके खाना खा लो। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर उसके साथ खेलने लगा।
झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर में के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। तो मालती हमेशा क्या करती थी, समय को गिनते रहती थी कि कब इतना समय बजे, कब इतना समय बजे। तो 3 बज गया तो बोलती है 3 बज गए। ऐसा लग रहा था 3 बज गया, कोई तपस्या पूरा हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो मैंने यानी कि तुम्हारे लिए कुछ खाना में बचा था या सब कुछ हम ही खा लिए? तो बहुत था। हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो मत जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। तो लेखक उससे मजाक करने लगते हैं। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती भी बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। तो उससे पूछता कि नौकर नहीं है? तो बोलती है, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन शायद 2-3 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही ऐसा होता है। अभी वक्त कभी वक्त पर आता ही नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। यानी कि पानी का टाइम था, तो जो दोपहर का टाइम था तभी पानी नहीं आया, तो शाम का टाइम 7 बजे था, तो 7 बजे पानी आता, तब बोले 7 बजे पानी आएगा तभी बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। तो लेखक बोलते हैं, चलो ठीक है, तब तक 7 बजे तक तो तुमको छुट्टी हो गया, तब तक तुम आराम करना। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। तो फिर सोचने लगा, अभी यहाँ इधर लेट नहीं करेगी तो बाद में उसको काम करना ही पड़ेगा, तो तब तो 11 बजे तक काम करते रहेगी, क्या छुट्टी खाक मिला इसको। यही यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? तो इतना समय होने के बाद, खाया पिया हो गया, सब कुछ हो गया, तब जाके उससे पूछती है कि यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? तो मालती बोलती, तब 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैंने फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी अपने वश में कर रहा था। तो जिस तरह मालती वहां शांत व्यवहार हो गया था उसका, उसी तरह लेखक को लग रहा था कि हम भी यहाँ पे आकर के क्या हो गए हैं, शांत टाइप का हो गए हैं, हमको भी वो शाम का छाया घेर लिया है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती, यानी कि मालती की तरह वो भी हो गया। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख जाए। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी।
वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। यानी कि पढ़ने के लिए किताब नहीं था, इसलिए लेखक बोलता ठीक है हम जाएंगे तो वहां से पढ़ने के लिए किताब सब भेज देंगे। अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो, लॉरी में या पैदल? तो पूछी कि पैदल आए हो या कोई गाड़ी से आए हो? इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा था सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो। थके नहीं, भला थके नहीं, रहने दो। तुम क्या करोगी? तो उसे लेखक पूछते हैं कि फिर हम लेट जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। तो उस मौन में सुनने लगता है। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। यानी फिर 4 बजने वाला था, फिर मालती घड़ी की तरफ देखने लगी। मैंने सुना मालती बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र से स्वर में कह रही है, बज गए। यानी कि अब उसको शाम होने वाला था तो बोली बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमीर शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तो फिर जाकर के लेखक सो जाते हैं।